न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। सब चैप्टर इतने विस्तार से खोलता हूं कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं। और सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगने वाली है। सीबीआई घुसेगी शीश महल में और क्या जेल जाएंगे केजरीवाल, आज इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। जब केजरीवाल शीश महल बनाने में बिजी थे, मोदी कैसे देश बना रहे थे, आज इसका चैप्टर है। मोदी रोज सुबह उठकर 40-50 बिजनेसमैन को फोन क्यों करते थे, आज इसके बारे में बताऊंगा तो हैरान रह जाएंगे आप। पीएम मोदी का वो ड्रीम प्रोजेक्ट जो मोदी की सच्चाई सामने लाकर रख देगा, आज वो आपके लिए लेकर आया। इसके अलावा खालिस्तानियों पर देश भर में छापे, मोदी ने कैसे खालिस्तानियों का लंका दहन किया है, आज उसके बारे में चैप्टर है। खालिस्तानी पन्नू को धक्के मारकर बाहर निकालेगा कनाडा क्या, कनाडा और ट्रूडो की लेटेस्ट बेइज्जती कर भी है। इसके अलावा क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच में एआई वाली फिक्सिंग, क्रिकेट में वो सीक्रेट खेल जिसका आपको पता तक नहीं, और पीएम मोदी का वो गाना जो उन्होंने गाया, लेकिन आप सुनेंगे तो आपको बड़ा झटका लगेगा। इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है दवा बेअसर, नमक चीनी में जहर। 2 हफ्ते में जो 2 डरावनी खबरें आई हैं वो आपके लिए लेकर आया हूं। और आखिर में हमारा स्पेशल चैप्टर किस्सा अनसुना। आपने भी एक कहावत सुनी होगी, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। ये कहावत आई कहां से और इसकी सच्चाई क्या है, आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन पाठशाला शुरू करने से पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक मंदिर में पीएम मोदी के चढ़ावे को लेकर चल रही चर्चा में नया खुलासा हुआ है। मंदिर के पुजारी ने दावा किया था कि पीएम मोदी की तरफ से दान में दिए गए लिफाफे में 21 रुपए निकले थे, लेकिन अब पीएम मोदी के दान पात्र में चढ़ावा डालने का वीडियो सामने आ गया है। वीडियो में साफ दिखता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दान पात्र में लिफाफा डाला ही नहीं था, बल्कि उन्होंने नोट डाला था और वो इस वीडियो में नोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान मंदिर का पुजारी उनके पीछे खड़ा नजर आ रहा है। पुजारी ने भी देखा कि पीएम दान पात्र में नोट डाल रहे हैं। इसके बावजूद पीएम के दौरे के करीब 9 महीने बाद यह झूठ फैलाया जा रहा है कि पीएम ने दान पात्र में लिफाफा डाला और उसमें मात्र 21 रुपए दान किए। दरअसल इसी साल 28 जनवरी को पीएम मोदी भीलवाड़ा में मालासेरी डुंगरी मंदिर पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक सड़क हादसे के बाद बवाल हो गया। हादसा तब हुआ जब गाजे बाजे के साथ गणेश विसर्जन की यात्रा निकाली जा रही थी। इसी दौरान एक बेकाबू ट्रैक्टर आया और बाइक को टक्कर मारने के बाद घसीटता हुआ अपने साथ ले गया। गनीमत रही कि बाइक सवार ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। हादसे से गुस्साए लोगों ने ट्रैक्टर के ड्राइवर की पिटाई शुरू कर दी। बिहार के दरभंगा में महिला दरोगा ने बाइक सवार की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में दिख रही दरोगा ने यूनिफॉर्म नहीं पहनी है, उसके हाथ में एक डंडा दिखता है और बाइक सवार की बेरहमी से पिटाई करती दिखती। बताया जा रहा है कि बाइक सवार ने हेलमेट नहीं पहना था, जिसकी वजह से दरोगा ने उसकी पिटाई कर दी। दिल्ली में बाइक सवार बदमाश दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप से 25 लाख का सोना लूटकर फरार हो गए। वारदात को अंजाम देकर फरार होते बाइक सवार बदमाशों का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बाइक पर तीनों बदमाश भागते नजर आ रहे हैं। इस दौरान पीछे बैठा बदमाश पिस्टल लहराता हुआ हवाई फायरिंग करता हुआ दिख रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एयरपोर्ट पर उस वक्त हंगामा हो गया जब टैक्सी कंपनियों की महिलाओं ने एक महिला पर हमला बोल दिया और uसे बाल पकड़कर दौड़ा दौड़ा कर मारा। बताया जा रहा कि बुकिंग के पैसों को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद टैक्सी कंपनियों की महिलाओं ने मारपीट शुरू कर दी। दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला के पहला चैप्टर, जिसमें बड़ी खबर आपके लिए लेकर आया हूं। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई की अब जांच होगी। ऑपरेशन शीश महल को लेकर बड़ा असर हो गया है और अब सीबीआई शीश महल में जो खर्चा हुआ उसकी जांच करने जा रही है। हमने टाइम्स नाउ नवभारत पर शीश महल को लेकर बड़े खुलासे किए थे, एक एक जानकारी रखी थी, केजरीवाल जी से सवाल पूछे थे, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा था। अब बड़ी खबर यह आ रही है कि यह पूरा मामला सीबीआई अब इसकी जांच करेगी, यानी शीश महल में सीबीआई भी घुसेगी और सवाल बड़ा खड़ा हो गया है कि क्या केजरीवाल भी जेल जाएंगे। शीश महल बनाने के दौरान हुई वित्तीय गड़बड़ी के आरोपों की जांच अब सीबीआई करेगी और इस मामले में शुरुआती जांच के आदेश सीबीआई को दे दिए गए। सीबीआई ने दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग से मुख्यमंत्री आवास के रेनोवेशन में
जो भी खर्चा हुआ उससे जुड़े हुए दस्तावेज जमा करने के लिए कह दिया है कि दिखाओ कागज। सभी दस्तावेज 3 अक्टूबर तक जमा करने के लिए कह दिया है सीबीआई ने, और अब शुरुआती जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच के आधार पर जो सबूत मिलेंगे उसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि इस मामले में रेगुलर केस फाइल किया जाएगा या क्रिमिनल केस फाइल होगा। यानी अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। जिस शीश महल को लेकर जनता सवाल पूछना चाहती थी, जिस शीश महल का सच जनता जानना चाहती थी, अब उस मामले में सीबीआई जांच होने जा रही है, जो अब दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। केजरीवाल के शीश महल की जांच को लेकर सीबीआई ने पीडब्ल्यूडी को जो लेटर लिखा है उसमें क्या लिखा है यह भी आपको बता देता हूं। इसमें सीबीआई ने पीडब्ल्यूडी को लेटर लिखकर कहा है कि मुख्यमंत्री आवास में हुए कंस्ट्रक्शन से जुड़े रिकॉर्ड और नोट सीबीआई को सौंप दिए जाएं। जितने भी टेंडर जारी किए गए हैं उनकी भी फाइलें सीबीआई को दे दो। क्लाइंट की तरफ से बिल्डिंग में एडिशन और ऑल्टरेशन के लिए जितने प्रपोजल भेजे गए थे उसकी फाइल भी दो। क्लाइंट मतलब कौन? केजरीवाल जी एंड फैमिली। बिल्डिंग प्लान के अप्रूवल की फाइलें हैं और जो एक्स्ट्रा काम करवाया गया है उससे जुड़ी हुई जो फाइलें हैं वो भी सीबीआई को देनी होगी। सीएम आवास में सुपीरियर क्वालिटी की जो चीजें लगाई गई हैं, जैसे मॉड्यूलर किचन, मार्बल फ्लोरिंग, सुपीरियर वुडन वार्डरोब और बाकी आर्टिस्टिक चीजों की डिमांड जो क्लाइंट की तरफ से की गई उसकी भी जानकारी सीबीआई ने मांग ली है। बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन से जुड़े सीपीडब्ल्यू के जो नियम और गाइडलाइंस हैं उनकी भी डिटेल सीबीआई ने मांगी है। सीएम आवास में रनिंग कॉन्ट्रैक्ट पर जो एक्स्ट्रा काम डालने को लेकर नियम है उनकी जानकारी भी सीबीआई पूछ रही है। सीएम आवास को रेनोवेशन में लेन देन से जुड़ी जितनी जानकारी है वो सब सीबीआई ने कहा कि लाओ भैया दे दो, एक एक कागज दे दो और किसने क्या कहकर क्या जुड़वाया तोड़वाया वो भी सब बता दो, और उसके बाद अब सीबीआई इसकी जांच करेगी। दरअसल ऑपरेशन शीश महल की जांच में सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी पर भी दिक्कत खड़ी हो सकती है, वो भी फंस सकती हैं, क्योंकि दिल्ली के एलजी ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक शुरुआत में सीएम आवास में जो काम होना तय हुआ था उसमें मॉड्यूलर किचन, लॉन्ड्री और पेंट्री के काम का जिक्र नहीं था। लेकिन जब ऑनरेबल सीएम मैडम यानी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और कंसल्टेंट के बीच मीटिंग हुई तो उसमें इन चीजों को भी शामिल किया गया। इसके बाद कंसल्टेंट ने मॉड्यूलर किचन, लॉन्ड्री और पेंट्री का अनुमानित खर्च 1,64,10,575 रुपया बताया। यह एलजी की चिट्ठी में लिखा है कि मैडम चीफ मिनिस्टर के कहने पर हुआ। अब जिसके कहने पर भी हुआ सारी बात पहुंचेगी सीबीआई के पास, और अब अगर सीबीआई ऑपरेशन शीश महल की फाइल खोलेगी, एक एक दस्तावेज खंगालेगी, तो यह पता चलेगा कि कैसे सीएम आवास का पुराना बंगला तोड़कर वहां शीश महल बना दिया गया। क्योंकि ऑपरेशन शीश महल के खुलासे के बाद कई सवाल उठे थे जिसके जवाब केजरीवाल ने कभी दिए ही नहीं। टेंडर रेनोवेशन का निकला था तो नए बंगले का निर्माण कैसे हो गया, इसका जवाब आज तक पब्लिक को नहीं मिला। कि भाई आपको रेनोवेशन कराना था, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर ठीक ठाक, पूरा नया बंगला कैसे बना तोड़कर, इसका कोई जवाब नहीं मिलता है। यह भी अब पता चलेगा सीबीआई जांच के बाद कि 8-8 लाख के पर्दे, करोड़ों के मार्बल, 4-4 लाख की टॉयलेट सीट क्या केजरीवाल के कहने पर लगी या किसी और के। यह भी पता चलेगा कि केजरीवाल के शीश महल का निर्माण क्या नियमों को ताक पर रखकर हुआ। अब यह भी पता चल जाएगा कि पुराना बंगला किसके कहने पर तोड़ा गया और नया बंगला किसके कहने पर बनाया गया। यह पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन पर जो 45 करोड़ रुपए खर्च हुए, क्या उसमें कोई करप्शन का खेल भी है या नहीं। यानी एक एक चीज जो है वो अब सामने आनी शुरू हो जाएगी। ऑपरेशन शीश महल के खुलासे के बाद विपक्ष ने भी शीश महल को लेकर कई आरोप लगाए थे। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा था कि केजरीवाल के घर को बनाए जाने में मास्टर प्लान दिल्ली 2021 की धज्जियां उड़ा दी गई, क्योंकि केजरीवाल का घर सिविल लाइंस के ओल्ड बंगलो जोन में पड़ता है, जो कि मास्टर प्लान दिल्ली 2021 के अंडर प्रोटेक्टेड एरिया आता है। केजरीवाल का पुराना घर 1 मंजिला था जिसकी जगह बेसमेंट के साथ 3 मंजिला इमारत बना दी गई, और केजरीवाल का नया घर बनाने के लिए परिसर में लगे 28 पेड़ काट दिए गए। यह भी आरोप लगाया गया कि नियमों की अनदेखी करके बिना टेंडर निकाले घर का पूरा काम करवाया गया। अजय माकन ने यह भी आरोप लगाया था कि विधानसभा के विशेषाधिकार के हनन का भी मामला बनता है, क्योंकि सरकार ने बजट तो पास करा लिया था लेकिन केजरीवाल के घर के रेनोवेशन का कोई जिक्र नहीं किया गया था।
यानी ऑपरेशन शीश महल के खुलासे के साथ ही लगातार यही कहा जा रहा था कि इस मामले में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जिससे सच पता चले कि क्या नियमों को ताक पर रखकर शीश महल बनाया गया। अब सीबीआई ने इस केस को अपने हाथ में ले लिया है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि सारा सामने आ जाएगा। सीबीआई की टीम शीश महल में घुसे, मुझे तो लगता है शायद इसीलिए हम लोगों को नहीं घुसने दिए होंगे केजरीवाल, सीधा शीश महल में सीबीआई ही घुसे, वही सच बता दे। हम लोग तो जितना बताना था बता ही दिए। लेकिन केजरीवाल जी के साथ क्या हो रहा है, उनकी मुसीबत क्या है, क्या वो जेल जाएंगे नहीं जाएंगे, इन सवालों के बाद पाठशाला में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो अनसुना चैप्टर, जिसमें आपको बताऊंगा कि मोदी रोज सुबह उठकर 40-50 बिजनेसमैन को फोन क्यों लगाते थे। पीएम मोदी का वो ड्रीम प्रोजेक्ट जो खुद उनकी सच्चाई बताएगा, और कैसे इस देश में कुछ नेता शीश महल बनाते रह गए और नरेंद्र मोदी देश बनाने के लिए समर्पित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2047 के विकसित भारत की बात करते हैं तो हर बार की तरह उनका मजाक बना दिया जाता है, मोदी जी को कुछ नहीं आता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात करते हैं तो वही लोग फिर उनका मजाक बनाते हैं, क्या तीसरा पे कैसे आ जाएगा। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि नरेंद्र मोदी का कैसे आज से 20 साल पहले भी इसी तरह मजाक उड़ाया जाता था, और कैसे नरेंद्र मोदी के रास्ते में 20 साल पहले भी इसी तरह से रोड़े अटकाए जाते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने तब भी सबको गलत साबित करके दिखाया था, और आज भी सबको गलत साबित करके दिखा रहे हैं और आगे भी दिखा देंगे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वाइब्रेंट गुजरात, जिसे 20 साल पूरे हो चुके और जिसके लिए आज पीएम मोदी गुजरात में मौजूद है। यह गुजरात में निवेश को लाने का नया इनिशिएटिव था जो सीएम रहते हुए नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। यह उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था जो उन्होंने तब शुरू किया जब पूरे देश में इसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। उस जमाने में नरेंद्र मोदी ने सोचा वाइब्रेंट गुजरात और शुरू कर दिया। नरेंद्र मोदी ने इसे तब शुरू किया था जब गुजरात की कुर्सी संभाले हुए उन्हें कुछ ही महीने बीते थे। यह प्रोजेक्ट तब शुरू किया गया था जब गुजरात भूकंप और दंगों की मार के बाद फिर से खड़ा हो रहा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 20 साल पहले जो काम शुरू किया, आज वो काम किस लेवल पर पहुंच गया, इसे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों नरेंद्र मोदी कोरोना के संकट काल के बावजूद भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना पाए। क्योंकि वो गुजरात को भी ऐसे ही, जब वो दंगे और भूकंप के बाद बिल्कुल नीचे चला गया था, वहां से उठाकर लाए। जब वाइब्रेंट गुजरात समिट शुरू हुआ तब ये एक छोटे से कार्यक्रम के तौर पर शुरू हुआ जिसमें कुछ चुनिंदा लोग शामिल हुए। आज की डेट में यही वाइब्रेंट गुजरात 40,000 प्रतिनिधियों से जुड़ गया है। 135 से ज्यादा देश वाइब्रेंट गुजरात में हिस्सा लेते हैं। वाइब्रेंट गुजरात से 20 साल में 1,04,872 प्रोजेक्ट गुजरात में आ चुके हैं और इसमें 71,000 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। जब से वाइब्रेंट गुजरात शुरू हुआ तब से गुजरात की औसत विकास दर 15% की रही है। $51 बिलियन का विदेशी निवेश आया है। दुनिया की 500 टॉप कंपनियों में से 100 मल्टीनेशनल कंपनियां आज की डेट में गुजरात में काम कर रही हैं। 13 लाख छोटे उद्योग गुजरात में काम कर रहे हैं और देश का 33% एक्सपोर्ट आज की डेट में गुजरात से हो रहा है। और इस सब में भी उसी वाइब्रेंट गुजरात का भी रोल है जो जब नरेंद्र मोदी ने सोचा तब किसी ने नहीं सोचा और उनका मजाक उड़ाया गया था। नरेंद्र मोदी की एक खास बात है कि वो किसी प्रोजेक्ट को सिर्फ नाम के लिए शुरू नहीं करते। ऐसा नहीं होता कि प्रोजेक्ट शुरू कर दिया और अधिकारियों पर छोड़ दिया गया, तुम देख लेना। वो खुद इस पर बराबर लगे रहते हैं। वाइब्रेंट गुजरात जब उन्होंने शुरू किया, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि किस लेवल पे ये आदमी मेहनत करते हैं। जब वाइब्रेंट गुजरात शुरू किए तो उसे सफल बनाने के लिए पर्सनली इसमें जुट गए और खुद डेली 40 से 50 फोन करते थे। उस वक्त गुजरात के चीफ सेक्रेटरी रहे पीके लाहेरी ने बताया कि नरेंद्र मोदी रोज सुबह उठते थे और खुद उद्योगपतियों को 40 से 50 फोन करके वाइब्रेंट समिट में आने के लिए न्योता देते थे कि आइए आइए सब निवेश कीजिए गुजरात में।
आप सोचिए, एक मुख्यमंत्री जिसके पास इतना काम रहता है, वो खुद रोज सुबह उठे और 40 से 50 फोन करे ताकि वो अपने राज्य में निवेश को बढ़ा सके। इस तरह का कमिटमेंट नरेंद्र मोदी में ही दिखता है। वो चाहते थे इस काम के लिए अपने मंत्रियों या अधिकारियों को लगा देते कि करो फोन, कह देना कि मैंने बुलाया। नहीं, पर्सनली फोन करते थे कि मैं पर्सनली करूंगा तो सामने वाले को लगेगा कि मुख्यमंत्री ने बुलाया है तो निवेश करने चलना चाहिए। इस काम का जिम्मा खुद उठाया क्योंकि वो समझते थे कि एक मुख्यमंत्री के फोन करने और एक मंत्री या अधिकारी के फोन करने का इंपैक्ट कितना अलग होता है। मुख्यमंत्री के तौर पर उद्योगपतियों को फोन करके नरेंद्र मोदी ने यह मैसेज उद्योगपतियों को भी दिया कि वाइब्रेंट गुजरात को लेकर सरकार कितनी गंभीर है। भाई, जो निवेश करने आ रहा है उसको पता है कि जब सीएम ही बुला रहे हैं तो पूरी ना मदद मिलेगी। सबको समझ में आ गया तो कहे चलो चलो देखें क्या हो रहा है। करते करते ये वाइब्रेंट गुजरात को टॉप पे लेके चला गया। नरेंद्र मोदी न सिर्फ खुद मेहनत करते हैं बल्कि नए नए आइडियाज भी देते हैं कि कैसे किसी प्रोजेक्ट को सफल बनाया जा सकता है। जैसे वाइब्रेंट गुजरात समिट के लिए उन्होंने सितंबर का टाइम चुना क्योंकि तब नवरात्र और गरबे की धूम रहती है। नवरात्र और गरबे की धूम के बीच ही वाइब्रेंट गुजरात समिट को पीएम मोदी ने एक औद्योगिक त्योहार बना दिया। वाइब्रेंट गुजरात का दायरा बढ़ने के साथ जब बड़ी संख्या में बिजनेसमैन गुजरात आने लगे, सारे होटल भर जाते थे। तो ठहरने की समस्या के बीच नरेंद्र मोदी ने आइडिया दिया कि एक काम करो, सरकारी गेस्ट हाउस खोल दो। यहां तक कि यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस का भी इस्तेमाल किया गया। कुछ मेहमानों के ठहरने का इंतजाम वडोदरा में किया गया। पहली बार नरेंद्र मोदी ने यह भी आइडिया दिया कि वाइब्रेंट गुजरात को सिर्फ कंपनियों से ही नहीं, देशों से भी जोड़ा जाए, पार्टनर देश बनाए जाए। सुनिए पीएम मोदी को आज उन्होंने इस पर क्या बताया है। हमने अलग तरीके से सोचने का साहस दिखाया। हम उन दिनों प्रदेश के स्तर पर ही कुछ बहुत बड़ा सोच रहे थे, कुछ ऐसा जो देश के स्तर पर भी न हो पाया हो। हमने एक देश को अपना पार्टनर कंट्री बनाने का साहस दिखाया और डेवलप कंट्री को एक छोटा राज्य दुनिया के एक डेवलप कंट्री को पार्टनर कंट्री बना दे, ये सोच भी आज थोड़ा लगता है उस समय कल्पना कीजिए क्या हुआ होगा, लेकिन कर लिया। देश के किसी अकेले राज्य के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। सिर्फ आयोजन ही नहीं बल्कि बिजनेस करने वाले को भी नरेंद्र मोदी आइडिया देते थे कि गुजरात के किस इलाके में उन्हें कौन सा प्रोजेक्ट लगाना चाहिए। इससे उन इलाकों का भी फायदा होता था जो पिछड़े इलाके, जैसे मल्टीनेशनल कंपनी है वेल्सपन। इसके चेयरमैन बीके गोयनका ने पहले वाइब्रेंट गुजरात का किस्सा बताते हुए कहा कि तब नरेंद्र मोदी ने उन्हें उस कच्छ क्षेत्र में बिजनेस बढ़ाने की सलाह दी जो भूकंप से तबाह हुआ, और उनकी सलाह सही साबित हुई। काफी कम समय में कंपनी ने वहां प्रोडक्शन शुरू कर दिया। इसी तरह जेट्रो यानी जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डायरेक्टर जनरल ने बताया कि 2009 से ही जेट्रो की गुजरात के साथ भागीदारी। साल 2013 में जेट्रो ने अहमदाबाद में अपना प्रोजेक्ट ऑफिस भी खोला। जेट्रो के अधिकारी ने बताया कि गुजरात में जापान की 360 कंपनियां, फैक्ट्रियां काम कर रही हैं। दिग्गज बिजनेसमैन लक्ष्मी मित्तल ने बताया कि वाइब्रेंट गुजरात की वजह से ऐसे समिट दूसरे राज्यों में होने लगे और इसी वजह से भारत ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए पसंदीदा जगह बन गया। इसलिए उन्होंने पीएम मोदी के विजन को क्रेडिट दिया कि भाई नरेंद्र मोदी ने सोचा तो दूसरे राज्यों में हुआ तो देश का फायदा हुआ। लेकिन यह सफलता इतनी आसानी से नहीं मिली। बहुत मुश्किलें आई, बहुत रुकावटें डाली गई, लेकिन नरेंद्र मोदी हर मुश्किल और हर रुकावट से लड़ते हुए आगे बढ़ते। आज भी करते हैं, तब भी करते थे। तब की केंद्र सरकार मदद नहीं करती थी। लोग डर दिखाते थे कि पूरी दुनिया में मंदी है, कौन निवेश करेगा जी। आलोचना करते थे नरेंद्र मोदी की, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो सोचा उसे किया, डिलीवर करके दिखा दिया। लेकिन वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन ऐसे माहौल में किया गया जब तब की केंद्र सरकार भी गुजरात के विकास को लेकर बेरुखी दिखाती थी। मैंने हमेशा ही कहा है कि गुजरात के विकास से देश का विकास, लेकिन उस समय केंद्र सरकार चलाने वाले गुजरात के विकास को भी राजनीति से जोड़कर देखते थे।
केंद्र सरकार के मंत्री तब वाइब्रेंट गुजरात समिट में आने से मना कर दिया करते थे। व्यक्तिगत रूप से तो मुझे बताते थे कि नहीं हम जरूर आएंगे, तो ताने पीछे से डंडा चलता था, वो ना कर देते थे। सहयोग तो दूर की बात, वो रोड़े अटकाने में लगे रहते थे। विदेशी इन्वेस्टर्स को धमकाया जाता था कि गुजरात मत जाओ। इतना डराने के बाद भी विदेशी इन्वेस्टर्स गुजरात आए। जबकि यहां गुजरात में उन्हें कोई स्पेशल इंसेंटिव नहीं दिया जाता था। वो यहां आते थे क्योंकि उन्हें यहां गुड गवर्नेंस, फेयर गवर्नेंस, पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस, इक्वल सिस्टम ऑफ ग्रोथ और ट्रांसपेरेंट सरकार का अनुभव रोजमर्रा की जिंदगी में आता था। यानी नरेंद्र मोदी बता रहे हैं कि कैसे इसी देश में एक राज्य का विकास हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आता था अपनी पॉलिटिक्स की वजह से, जो कि आज भी चल रहा है। नई संसद बन जाए, G20 हो जाए, हर चीज में लोगों को दिक्कत है, कुछ लोगों को। लेकिन नरेंद्र मोदी के संकल्प, संघर्ष, उनकी मेहनत से वाइब्रेंट गुजरात का 20 साल में असर यह हुआ कि इससे पीएम मोदी ने गुजरात की इमेज ही बदल दी। इससे पीएम मोदी ने गुजरात से नई ब्रांडिंग की। गुजरात की पहचान इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट की बन गई। दुनिया की हर कंपनी गुजरात में काम करना चाहती है। दूसरे राज्य भी गुजरात का मोदी मॉडल फॉलो करने लगे। दूसरे राज्यों में भी इस तरह के इन्वेस्टर समिट्स होने लगे। इससे पूरे देश में हर राज्य बिजनेस को बढ़ाने में जुट गया। यह नरेंद्र मोदी के विजन का ही असर है कि आज गुजरात में ऐसी सिटी बन गई है जहां रोबोट चाय नाश्ता तक सर्व कर रहे हैं। यह तस्वीर देखिए, एक रोबोट पीएम मोदी के लिए चाय नाश्ता लेकर आ रहा है। रोबोट के हाथ में प्लेट है और वो प्लेट में चाय रखकर लाया और पीएम मोदी को सर्व कर दिया। यानी चाय वाले से प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी को चाय देने कौन आ रहा है? रोबोट आ रहा है। यह तस्वीरें गुजरात के काउंसिल ऑफ साइंस सिटी के रोबोटिक्स गैलरी की है, जहां आज पीएम ने दौरा किया था। एक और तस्वीर देखिए जिसमें पीएम मोदी रोबोट के साथ बात करते हुए दिख रहे हैं। उनके सामने एक छोटा सा रोबोट है जिसकी स्क्रीन पर G20 का लोगो है। इसी तरह पीएम मोदी ने अलग अलग रोबोट्स को देखा। कोई फ्लोर क्लीन करने वाला रोबोट था, कोई एग्रीकल्चर रोबोट था, कोई स्पेस रोबोट था, कोई मेडिकल रोबोट। इस तरह की टेक्नोलॉजी आज रोबोटिक सिस्टम आज गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी अक्सर एक बात और कहते रहते कि जब चुनाव होता है तभी पीएम मोदी उस राज्य में चले जाते हैं। लेकिन बात चुनाव की नहीं है, बात कमिटमेंट और फोकस की। गुजरात में तो अभी कोई चुनाव नहीं है, अभी हाल में रिकॉर्ड जीते हैं, फिर भी नरेंद्र मोदी गुजरात जा रहे हैं। इसी तरह से वाराणसी को देख लीजिए। वाराणसी में पीएम इतना जाते हैं कि कोई दूसरा सांसद अपने संसदीय इलाके में नहीं जाता होगा। अभी कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी वाराणसी गए थे, जब वाराणसी को इंटरनेशनल स्टेडियम का तोहफा दिया था। और अगर मैं आपको बताऊं, नरेंद्र मोदी का आप कमिटमेंट देखिए। गुजरात से वो दिल्ली आ गए तो गुजरात को नहीं भूले। उसी से तरह से अगर आप देखेंगे कि 2014 के बाद मोदी 42 बार वाराणसी गए। 42 बार। कौन सांसद इतना जाता है जी? और वो भी वो सांसद जो कि देश का प्रधानमंत्री हो। 42 टाइम्स अपने संसदीय क्षेत्र गए। 2022 जब गुजरात चुनाव के बाद गुजरात गए, गुजरात चुनाव के बाद बता रहा हूं, गुजरात चुनाव के बाद कितनी बार गुजरात जा चुके हैं पता है आपको? 6 बार गुजरात जा चुके हैं। चुनाव खत्म हो चुका, उसके बाद 6 बार जा चुके हैं। आप उठा के देख लीजिए कितनी बार राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र जाते हैं, कितनी बार सोनिया गांधी जाती हैं और नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में कितना जाते हैं और दूसरे नेता अपने संसदीय क्षेत्र में कितना जाते हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे तो दूर दूर तक कोई नहीं। राहुल गांधी, अगर आपको बताऊं, राहुल गांधी का देख लीजिए। अमेठी हारने के बाद, भाई अमेठी इतने साल अमेठी गांधी परिवार का गढ़ रहा,
2019 के बाद अमेठी गए मात्र 2 बार। 2 बार आप हार गए, इसलिए अमेठी अब अपना देख लो तुम अपना हिसाब। सोनिया गांधी कितनी बार गई हैं 2019 के बाद रायबरेली? सोनिया गांधी रायबरेली गई मात्र 2 बार। 2 बार रायबरेली गई है 2019 के बाद से। इसी से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कमिटमेंट समझिए कि 42 बार तो वो वाराणसी हो आए हैं पिछले 9 साल में। यानी साल के 4 चक्कर से ज्यादा लगा लेते हैं, लगभग 5 के हिसाब से। और 6 बार गुजरात हो आए हैं गुजरात चुनाव के बाद। अब ये सब काम कीजिएगा नहीं, अब फिर चाहिएगा कि रिजल्ट नरेंद्र मोदी जैसा आए। वो आएगा नहीं तो गुस्सा के फिर पत्रकारों को बैन कीजिएगा। विपक्ष का हाल यह है कि वो जो कमिटमेंट करते हैं उस पर 1 महीने भी नहीं टिक पाते। इंडी गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने तय किया था कि भोपाल में ज्वाइंट रैली करेंगे, रैली कैंसिल। कमेटी ने तय किया था कि कास्ट सेंसस पर मिलकर दबाव बनाएंगे, लेकिन कास्ट सेंसस को लेकर इंडी गठबंधन के बीच ही टेंशन बढ़ गई। इंडी गठबंधन के बीच ही लोग कह रहे हैं कि कमेटियों में जो फैसले किए जा रहे हैं उन पर अलग अलग दलों के अध्यक्ष वीटो लगा दे रहे हैं। जो फैसले हो रहे हैं उन पर अमल नहीं किया जा रहा। जब ऐसा हो रहा है फिर कमेटी काहे का बनाए भाई? उसका मतलब क्या रह गया? अपना काम करेंगे नहीं, दूसरा करेगा तो मजाक बनाएंगे, और कुछ नहीं सूझेगा तो पत्रकार बैन कराएंगे। अब फिर सोचेंगे मोदी हारता क्यों नहीं है भाई? पिछले 1 हफ्ते में आईसीएमआर की 2 ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिसने पूरे देश की टेंशन बढ़ा दी। पहली रिपोर्ट में कहा गया है कि आपके शरीर पर एंटीबायोटिक दवाओं का असर अब कम होता जा रहा है। यानी जिस बीमारी को ठीक करने के लिए आप एंटीबायोटिक दवा खाते हैं, बीमार पड़ते हैं तो मिलता है ना भाई, एक मान लीजिए बुखार हो गया तो बुखार कम करने के लिए मिलता है, एंटीबायोटिक मिल जाती है, कई चीजों के लिए एंटीबायोटिक मिलती है। अब वो एंटीबायोटिक बीमारी पर बेअसर साबित हो रही है, क्योंकि ऐसा भूंजा की तरह खा लिए लोग कि अब शरीर पर असर ही नहीं कर रहा है। दूसरी रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि आप अपने खाने में जरूरत से ज्यादा नमक खा रहे हैं, जो लोगों को हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियां दे रहा है। बहुत से लोग तो अपने खाने की टेबल पर बाकायदा नमक की और चाट मसाले की डिब्बी रखते हैं और खाने में डाल लेते हैं, सलाद में, फ्रूट में, रायते में ऊपर से डालते हैं। वैसे नमक ऐसी चीज है जो एक चुटकी इधर से उधर हो जाए तो खाने का स्वाद बिगड़ जाता है, लेकिन ज्यादा नमक खा लिया तो स्वाद के साथ सेहत भी बिगड़ जाती है। यानी गलत खान पान आपको बीमार कर देगा, और जब उस बीमारी का इलाज करवाने जाएंगे तो दवा भी काम नहीं करेगी। मतलब आप दोनों तरफ से संकट में। ये सारी बातें मैं आपको डराने के लिए नहीं बल्कि सावधान करने के लिए बता रहा हूं, ताकि आप अपनी सेहत को लेकर थोड़ा अलर्ट हो जाइए। थोड़ा पर कंट्रोल करेंगे तो सेहत भी कंट्रोल में रहेगी। सुनिए ये 2 रिपोर्ट क्या कह रही हैं। आईसीएमआर ने 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2022 के बीच देश भर के 21 अस्पतालों से डेटा इकट्ठा किया। इसमें यह सामने आया कि एंटीबायोटिक दवा धीरे धीरे बेअसर साबित हो रही है। निमोनिया और सेप्सिस यानी ब्लड में इंफेक्शन जैसी बीमारियों में दी जाने वाली कार्बापेनम नाम की एंटीबायोटिक दवा अब लोगों पर बहुत असर नहीं कर रही। नेचर जर्नल में छापी गई आईसीएमआर की दूसरी स्टडी बताती है कि भारतीय लोग रोजाना तय मात्रा से 60% ज्यादा नमक खा रहे हैं। यह ज्यादा नमक का डोज आपको हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारी दे सकता है। कुछ समय पहले भी आईसीएमआर की ज्यादा मीठा खाने वालों पर एक रिपोर्ट आई थी, जिसके मुताबिक ज्यादातर भारतीय तय मात्रा से 25% ज्यादा शुगर खा रहे हैं, जो मोटापा और डायबिटीज के मरीजों के लिए जहर की तरह है। दुनिया के सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले मेडिकल जर्नल नेचर पोर्टफोलियो में नमक के डोज पर स्टडी पब्लिश हुई। इसके मुताबिक एक भारतीय पूरे दिन में 8 ग्राम नमक खा जाता है, जबकि WHO के तय मानकों के मुताबिक एक दिन में एक स्वस्थ इंसान को मैक्स टू मैक्स 5 ग्राम नमक खाना चाहिए, यानी 3 ग्राम ज्यादा रोज। स्टडी के मुताबिक ज्यादा नमक खाने के मामले में पुरुष महिलाओं से आगे हैं। रिसर्च में दावा किया गया है कि पुरुष करीब 8.9 ग्राम और महिलाएं 7.9 ग्राम नमक एक दिन में खा रही, जो कि बहुत खतरनाक है। आप में से बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि हमारे खाने में नमक की मात्रा सीमित है, लेकिन आज आपकी पोल खोल देता हूं कि आप खाने के अलावा किन किन चीजों में नमक ज्यादा खा रहे हैं। जैसे आप अचार खाते हैं, उस अचार में नमक होता है, टमेटो सॉस में, चिप्स में, पापड़ में, ये सारी चीजें जो आप खा रहे हैं उन सब में, अचार में, इसके अलावा आपको बताया टमेटो सॉस, चिप्स,
पापड़ में, नमकीन में, कोल्ड ड्रिंक में, पैक्ड बटर में, चटनी में। ये सब को तो हम गिनते ही नहीं ना भाई। इनमें आप बहुत ज्यादा मात्रा में नमक खा जाते हैं। अगर आप भी स्नैक्स के शौकीन हैं तो यह समझ लीजिए कि स्नैक्स के नाम पर कैसे आप रोजाना नमक का ओवरडोज ले रहे हैं। एक कप सूप पीने पर 2 से 2.5 ग्राम नमक आपके शरीर में चला जाता है। आम पन्ना का 1 गिलास पिया तो 1 ग्राम नमक अंदर। इसी तरह करीब 100 ग्राम सॉल्टेड पीनट्स या नमकीन खाई तो 2 ग्राम नमक आपके शरीर में पहुंच चुका होता है। यानी इन 3 स्नैक्स में ही रोजाना की नमक की जरूरत पूरी हो जाती है। और इसमें लंच और डिनर तो अभी जोड़ा ही नहीं। वो जोड़ दिया तो सोचिए कहां पहुंच गया। अब आप खुद सोचिए कि आप दिन भर में क्या क्या खाते हैं। अगर आपको समोसा, गोलगप्पे, भेलपूरी या किसी भी तरह की चाट खाना पसंद है तो इसका सीधा मतलब है कि आप 5 ग्राम से ज्यादा नमक खा रहे हैं। आजकल तो लोग अमरूद जैसे मीठे फल को नमक लगाकर खा रहे हैं। हमारे देश में सलाद और फलों में नमक डालकर खाने वालों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। WHO के मुताबिक जरूरत से ज्यादा नमक खाने से हार्ट अटैक हो सकता है भाई। वीडियो देख रहे हैं इतना सारा कि हार्ट अटैक हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है। आप सोचिए क्या हालत है। नमक भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। हार्ट अटैक हो सकता है, लकवा हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक आपको आ सकता है, बालों का झड़ना, किडनी में सूजन, हड्डियां कमजोर हो जाना, यह सब इसके पीछे नमक हो सकती है वजह। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए डॉक्टर भी ज्यादा नमक वाले फूड आइटम से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। अब यह भी समझिए कि आपके ज्यादा नमक और चीनी खाने वाली आदतों ने देश में बीमार लोगों की संख्या कितनी बढ़ा दी। इनमें बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पता भी नहीं कि उन्हें ब्लड प्रेशर और शुगर हो चुकी है। देश में आज की डेट में अगर आप देखेंगे, भारत के अंदर इस वक्त जो आंकड़ा है उसके मुताबिक जो बीपी के मरीज हैं, जिनका ब्लड प्रेशर हाई है, उनकी संख्या जो है वो 22 करोड़ है। 22 करोड़ 22 करोड़ मरीज बीपी के। अनियंत्रित बीपी जिनकी है, अनियंत्रित बीपी, उनकी संख्या कितनी है भाई? उसमें से 19 करोड़ ऐसे हैं जिनकी बीपी जो है वो अनियंत्रित है, मतलब लेवल से ऊपर चली जा रही, जिनको पता ही नहीं है कि बीपी है। ऐसी संख्या बताई जा रही है कि करीब 1 करोड़ लोग हैं, क्योंकि उनको चेक किया गया तो उनका बीपी निकला, लेकिन उनको पता नहीं था कि बीपी है। अगर आप डायबिटीज देखेंगे कि डायबिटीज के कितने मरीज मौजूद हैं, तो ये करीब 2.8 करोड़ यानी 2 करोड़ 80 लाख डायबिटीज के मरीज हैं देश में। और ऐसे 85 लाख हैं जिनको पता ही नहीं था कि डायबिटीज है, चेक किया तो डायबिटीज निकल आई। सुनिए इसके बारे में डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं। इंडियन डाइट में 3 चीज़ हैं जो हमारे सोडियम कंजम्पशन को बहुत अधिक बढ़ा देती हैं। ये हैं अचार, पापड़ और चटनी का कंजम्पशन। इसके अलावा जो हम फास्ट फूड खाते हैं, जिस प्रकार से बर्गर, समोसे, पकौड़े, टिंड फूड्स, जितने भी टिंड आइटम्स हैं जिन्हें हम खोल के गर्म पानी में गर्म करते हैं और वो तैयार हो जाते हैं, इन सब में सोडियम का कंटेंट बहुत अधिक होता है और इनको हमें हर हालत में अवॉइड करना चाहिए। तो भैया अगर जीवन में रस बना रहे तो जीवन में नमक और चीनी थोड़ा कम कीजिए। पाठशाला में अब किस्सा अनसुना। आपने अक्सर लोगों को यह कहावत कहते हुए सुना होगा कि कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। 2 लोगों के बीच फर्क बताने के लिए इस कहावत का खूब इस्तेमाल होता है। लेकिन आज इस मशहूर कहावत से जुड़े तीसरे किरदार का किस्सा भी आपको बताता हूं। राजा भोज परमार वंश के 9वें राजा थे। मध्य प्रदेश का धार उनकी राजधानी हुआ करता था। एक बार राजा भोज का चेदी देश के राजा गांगे देव से युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में जयसिंह तैलंग नाम के राजा भी गांगे देव की तरफ से राजा भोज के खिलाफ मैदान में उतर गए। कई दिनों तक चले इस युद्ध में राजा भोज की जीत हो गई। युद्ध में 2 राजाओं की बुरी हार के बाद कहां राजभोज यानी कहां राजा भोज और कहां गांगे तैलंग, जो उस 2 राजाओं के नाम थे, उन दोनों का नाम था कि कहां राजभोज और कहां गांगे तैलंग की कहावत प्रचलित हो गई। लेकिन समय गुजरने के साथ लोगों ने इसे कहां राजभोज और कहां गंगू तेली बना दिया।
यानी असल में यह कहावत दो लोगों की तुलना के लिए, बल्कि एक राजा की दो राजाओं से तुलना के लिए बनाई गई थी। उसमें उनके नाम थे, लेकिन अब इसका इस्तेमाल लोगों के बीच फर्क के लिए किया जाने लगा है। और ये राजा भोज की तस्वीर आपको दिखा रहा था। इसी तरह के किस्से पाठशाला में आपको रोज बताता हूं।